नमस्कार, कशिश न्यूज के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज इस बुलेटिन की शुरुआत बाढ़ को लेकर कर रहे हैं। बाढ़ को लेकर कई इलाके में मुश्किलें बढ़ गई है और अगर हम बात करें कोरोना की तो राहत की खबर है। ब्लैक फंगस से भले ही हम परेशान हैं, एम्स IGMS पटना मतलब बिहार में इसकी दवा नहीं है और इस दवा के अभाव में अब मरीजों को अस्पताल वाले भर्ती करने से इनकार कर रहे हैं। निजी अस्पताल तो पहले से ही भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो ब्लैक फंगस को लेकर परेशानी है। और बात अगर मौसम विभाग की करें तो बिहार के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। कई जिलों में 21 तारीख तक, कई जिलों में 19 तारीख तक ज़बरदस्त बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। ऐसी स्थिति में जब बादल दिखे आपको तो घर में रहें, खेत खलिहान में जाने से परहेज करें, क्योंकि वज्रपात से लगातार बिहार में इन दिनों मौतें हो रही हैं। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं। मुंगेर में एक कैदी की मौत हुई है, उसको लेकर राज्य सरकार के कारा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी भी है और सवाल उठने भी लगा है। ये महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन शुरुआत हम बाढ़ की खबर से करते हैं। जी, बाढ़ ने दी दस्तक। लगातार मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में इनका दौरा तय था। 2 दिन पहले समस्तीपुर इनको जाना था, सीतामढ़ी जाना था कि अलग अलग इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते और तत्काल क्या उपाय हो सकता है, क्योंकि शुरुआती मानसून के शुरुआती दौर में ही जिस तरीके की बारिश की शुरुआत हुई है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि इस बार बाढ़ को हम कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। हालांकि कल से गंडक बराज से जो 3 लाख से ज़्यादा 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, अब वो 2 लाख के करीब क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो पानी वहाँ से बराज से चल चुका है वो कहीं न कहीं आफत बनकर गोपालगंज और मोतिहारी जिले में टूटा है और कई इलाके में कह सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमको चाहेंगे कि जो वीडियो हमारे पास हैं अलग अलग बाढ़ के इलाके के, जरा उसको हम देखते हैं। और हमारे साथ बगहा से राकेश जुड़ गए। राकेश, फिलहाल क्या स्थिति है? अगर हम बात करें गंडक बराज की तो कितने क्यूसेक पानी छोड़े जा रहे हैं और क्या संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि नेपाल से लगातार बारिश होने की खबरें आ रही हैं? वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जो नेपाल से नारायणी नदी से जो पानी आता है, जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पे, वहाँ अभी तक जो वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है 1,58,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हुआ है। जो लगातार इसकी गिरावट की अभी तक जो सूची आ रही है कि उसमें गिरावट बताई जा रही है कि 1 लाख परसों 4,12,000 क्यूसेक पानी चल रहा था, वो कल से लगातार गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट आ गई है। लेकिन जलस्तर तो गिरने के साथ साथ अब तटबंध पर भी दबाव बनना शुरू हो गया है और जो निचले इलाके के जो गांव है, लगभग आधा दर्जन गांव में अभी भी पानी चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसको उस गांव में अभी तक किसी तरह कोई राहत कार्य नहीं चलाया गया है। लोग गांव में फंसे हुए हैं। अधिकारी को घोषणा कर दिए कि सारे जो निचले इलाके में लोग बसे हैं उसको ऊंचे स्थानों पर चले जाए, लेकिन बारिश के कारण कोई गांव के लोग घर छोड़ के बाहर नहीं निकल सका है और ना ही उस तरह का कोई राहत कैंप बनाया गया जिसमें जाकर लोग शरण ले। कभी भी गाँव आधा दर्जन गाँव में लोग फंसे हुए हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और उनको बाहर आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। संभावना क्या जताई जा रही? जो नेपाल से बारिश की खबरें आ रही थी कि लगातार बारिश हो रही थी, 24 घंटे तक बारिश रुकी भी और उसका असर भी दिखा कि गंडक वाल्मीकि नगर बराज पर पानी का दबाव कम हुआ, लेकिन अब फिर खबरें आ रही हैं कि नेपाल के जो इलाके हैं पहाड़ी और तराई इलाके, उन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तो क्या बराज की तरफ से कोई अलर्ट जारी हुआ भी है? जी, अभी जो अधिकारी जो हैं बता रहे हैं कि जो नेपाल के जो तराई इलाके हैं उसमें जब बारिश होती है तो लगभग 24 से 48 घंटा लग जाता है वाल्मीकि गंडक बराज पर पानी आने में। तो बताया ये भी जा रहा है कि अगर बारिश जो है जो तीव्र गति से जो बारिश चाहिए वो गति नहीं है। अगर बारिश बहुत ज्यादा होगा तो फिर गंडक बराज का जो कंट्रोल रूम है वहां पे पानी बढ़ जाएगा। जो बता दें कि जो तराई इलाकों से जब नेपाल से जो पानी आता है तो 24 से 48 घंटा लग जाता है उसको वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचने में। तो रास्ते में जो भी छोटी बड़ी नदियां हैं उसमें पानी प्रवेश कर जाती है तो उसका जो गति कम हो जाता है,
इसलिए अभी जो बताया जा रहा है कि अभी उस तरह का कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि फिर पानी जलस्तर बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे राकेश बगहा से। अब हम चलते हैं गोपालगंज, जरा गोपालगंज की संभावनाएं देखें, क्योंकि बगहा वाल्मीकि नगर बराज से जो 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है 48 घंटे पहले, वो पानी अब गोपालगंज में प्रवेश कर रहा है। और गोपालगंज में पिछले बार भी 4 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर कई जगह तटबंध टूट गए थे। क्या स्थिति है? फिलहाल हाई अलर्ट है गोपालगंज जिले में। आसपास के इलाके के ग्रामीण इलाकों से लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। हमारे साथ मंगेश जुड़ चुके हैं गोपालगंज से। मंगेश, फिलहाल क्या स्थिति है गोपालगंज में? जी, मैं बता दूं कि गंडक नदी से 4,12,000 पानी छोड़ा गया था 48 घंटा पहले। जो सारा पानी अभी गोपालगंज में आ गया है, जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीएम एसपी लगातार बांधों का निरीक्षण कर रहे हैं और जल संसाधन विभाग के सारे इंजीनियर भी तटबंध पे लगे हुए हैं। और नीचे इलाके में जितने भी तट के लोग हैं, सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। और जहाँ जो फंसे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगातार लोग रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। जी, जरा हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से दबाव बना है तटबंधों पर, नए तरीके से काम भी हुआ है, एक नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हुआ है बाढ़ प्रबंधन के लिए, फिलहाल कितना आश्वस्त है इस 4 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया है, तटबंध को बचाने को लेकर अभियंताओं की क्या राय है? सर, मैं ये बता दूं कि 4,12,000 पानी छोड़ने के बाद से सारे पानी जब गोपालगंज में आ गए हैं, 70 घाट का पिछले बार अप्रोच सड़क टूटा हुआ था, जो पुल बह गया था नदी में, उसके बहने से पहले ही कल रात्रि में 2 जगह पे अप्रोच सड़क जो है 3 जगह काट दिया गया था। इसके लेके पानी दबाव बांध पे नहीं पड़ेगा और पानी बाहर होते हुए ताड़े की तरफ निकलते हुए चला जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंगेश जुड़े हुए थे गोपालगंज से, जो ये बता रहे थे कि तटबंधों पर दबाव न पड़े, इसके लिए कई जगह पे जो छोटे जमींदारी बांध था उनको काट दिया गया है कि पानी का फैलाव और हो सके। अब हम सीधे चलते हैं मोतिहारी, जहां मोतिहारी से भी खबर आ रही है कि जो गंडक से जो पानी छोड़ा गया है, जो वहाँ के आसपास की जो पहाड़ी नदियाँ हैं, उन नदियों में का क्या असर है और वहाँ जल स्तर क्या किस स्थिति में है, वो जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अमित के पास। अमित, फिलहाल मोतिहारी में बाढ़ को लेकर क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि 3-4 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उत्तर बिहार की लगभग सभी नदियां और नेपाल के तराई इलाकों में जो पानी है वो उसको लेकर वाल्मीकि बराज से लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो सभी केवाड़ को उठा दिया गया है, बैरक से सभी केवाड़ को उठा दिया गया है। और जिस वजह से एकाएक पानी का फ्लो इतना बढ़ गया कि गंडक नदी और नेपाली नदियों में जो स्थिति है वो काफी भयावह देखने को मिल रही है। पूरा इलाका जो है एक नदी का पाठ बन गया है और इसको लेकर सुगौली का जो निचला इलाका है, सुगौली क्षेत्र का, वो पूरा जलमग्न होते जा रहा है। कल देर रात्रि तक पानी का फ्लो काफी ज्यादा था और इसी को लेकर गंडक में भी काफी पानी का फ्लो बढ़ा है, जिसको लेकर केसरिया का झारखंड, चलो झारखंड में भी भरा ये होगा, उन इलाकों में भी पानी भर गया है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है, लेकिन इन सबके बीच जो बाढ़ पूर्व तैयारी की जो बात करें तो उसका पोल खुलता दिख रहा है, क्योंकि जो नेपाली नदियों के किनारे जो बांध है सब बांध क्षतिग्रस्त है और अभी प्रथम बार ही जो पानी आया है उसका भी वेग वो सहने लायक नहीं है। कई जगह बांध, छोटे छोटे बांध जो है वो टूट रहे हैं और उसी वजह से गांव में भी पानी का फ्लो बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोतिहारी संवाददाता थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार दबाव बढ़ने की वजह से जो छोटी छोटी नदियाँ से जुड़ी हुई जो तटबंध है वो तटबंध टूट रहा है। और ये देखिए, इस बार गंडक के किनारे जहाँ कहीं भी बांध की मरम्मती का काम चल रहा था, हकीकत यही है कि उन इलाकों में जो तैयारी होनी चाहिए थी, समय से पहले 15 मई तक काम खत्म हो जाना चाहिए, 1 सप्ताह पहले तक काम चल रहा था। और यही वजह है कि शुरुआती दौर में, जो मानसून के शुरुआती दौर में जो बारिश शुरू हुई और कहीं न कहीं इस
एक बड़ी परेशानी का कारण बना है और गोपालगंज प्रशासन हो या फिर मोतिहारी का प्रशासन हो परेशान है कि किस तरीके से हम तटबंध को बचा पाएँ, क्योंकि ये काम अगर जो देख रहे हैं आप तस्वीरें हमारे साथ देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें कि क्या स्थिति है, बारिश की भी पानी है और बाढ़ की भी पानी है, दोनों पानी का स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस इलाके में नहर है। नहर को लेकर सिंचाई का जो प्रबंध है वो तो एक समय उसका लाभ किसान ले लेते हैं, लेकिन बाद के दिनों में अगर बारिश ज़्यादा हुई तो जो हालात उत्पन्न होते हैं उस हालात को आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क के ऊपर से पानी बहा जा रहा है। चलिए अब हम चलेंगे झारखंड में भी यही। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में उत्तर बिहार की तरह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन जो बरसाती नदी है उस नदी की वजह से अचानक पानी आने से काफ़ी नुकसान होता है झारखंड में भी। आप देख रहे हैं ये जामतारा की तस्वीर है, हमारे साथ उज्जवल जुड़ चुके हैं। उज्जवल, क्या स्थिति है जामतारा में? लगातार बारिश की वजह से जो पहाड़ी नदियां हैं वो नदियां उफान पर है, क्या तैयारी है प्रशासन की? जी, जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं सही उफान है। कई छोटी नदियां जो है उन तो पुल के ऊपर से बारिश का पानी जा रहा है। करमाटार थाना क्षेत्र के शिखर कोसनी में एक पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। यहाँ तक कि जितनी छोटी पुलियां हैं सभी में पानी पूरा भर गया है और अगर इसी तरफ बारिश होती रही तो लाभना डैम तथा पहाड़ी नदियां के बगल के जो गाँव है उसमें बारिश का पानी हो सकता है। हालांकि प्रशासन द्वारा सभी गांव वालों को तथा पंचायत सेवक को निर्देश दिया गया है कि वो स्थिति पर नजर रखें और अगर कहीं पानी प्रवेश करता है या फिर कहीं कोई क्षति होती है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि बारिश जून माह में 226 मिलीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज 18 दिन में ही 280 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितना बारिश है उससे कहीं ज्यादा बारिश हुई है और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि 1-2 दिन और बारिश होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे आपको बोकारो की तस्वीर दिखाते हैं। बोकारो की भी लगातार बारिश की वजह से जो पहाड़ी नदियां हैं वो उफान पर है और काफ़ी नुकसान बोकारो से भी खबर आ रही है कि निचले इलाके में पानी फैल गया है। शहर के भी जो निचले इलाके हैं उन इलाकों में पानी फैल गया है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम सीधे चलेंगे रांची, जहाँ हमारे साथ झारखंड के रिपोर्टर संदीप मौजूद है। संदीप, अचानक लगातार बारिश की वजह से बिहार में, उत्तर बिहार में खास करके यहाँ एक अलग तरह की बाढ़ आती है, लेकिन झारखंड में भी कम नुकसान नहीं पहुंचाती है। घंटे भर में ही सही बहुत सारी चीज़ें, तस्वीरें बदल देती हैं। मौसम विभाग का क्या कहना है झारखंड में और फिलहाल बाढ़ की क्या स्थिति है झारखंड की अगर हम बात करें तो? लगता है संदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है झारखंड में भी, झारखंड में उत्तर बिहार की तरह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। वहाँ पे 1-2 घंटे के लिए बाढ़ आती है और उसके बाद तबाही मचाकर चली जाती है, लेकिन इस दौरान बड़ी तबाही होती है, जान माल की व्यापक क्षति होती है। अगर संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो संदीप, मौसम विभाग क्या कह रहा है झारखंड को लेकर और फिलहाल बाढ़ की क्या स्थिति है? जो पहाड़ी नदियाँ हैं उनकी क्या स्थिति है? जी, इस बार यदि मानसून की बात करें तो समय से पहले भी मानसून आ गई है और लगातार जो बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं हर एक साल की अपेक्षा पूरे झारखंड में अधिक बारिश हुई है अब तक, जबकि अभी बरसात पूरा बाकी है। यदि जल स्तरों की बात करें, जो डैम है या फिर नदियां हैं, तो कहीं ना कहीं सभी जगह नदियों भी उफान पे हैं। या डैम का जल स्तर की बात करें तो अभी मानसून के शुरू होते ही कह सकते हैं वहां पे भी इस बार पानी अधिक देखने को मिल रहा है और लगातार जो बारिश हो रही है यही वजह है कि हर एक जलाशय में भी पानी की बढ़ोतरी हो रही है। वहीं नदियां भी अपनी उफानों पे हैं और जिस तरह मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन अभी बारिश होगी और 13 तारीख के बाद से ही कह सकते हैं मानसून, 13 के लगभग ही मानसून झारखंड में दस्तक दी थी। और उससे पहले भी जो यास चक्रवाती तूफान आया था उस वक्त भी मूसलाधार बारिश हुई थी और कह सकते हैं जो 20 साल का रिकॉर्ड पूरे जिलों में टूटा था, क्योंकि इतनी बारिश
लगातार कभी नहीं हुई थी। यही वजह है कि अभी लगभग 1 महीने से जो बारिश हुई है उसको लेके जलस्तर जो है, चाहे डैम की बात करें या नदियों की बात करें, तो वहां पे काफी अधिक देखने को मिल रहा है। और अब भी जो रुक रुक के बारिश हो ही रही है, लगातार अभी 2 से 3 दिनों में यही हाल मौसम का रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए थे रांची से। फिलहाल मौसम को लेकर झारखंड वासियों के लिए भी राहत की खबर नहीं है। 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होगी। वैसे झारखंड में बारिश से लोगों को, खास करके शहर में भी पानी की वो स्थिति नहीं रहती है। थोड़ी देर बाद पानी निकल जाता है। नदियां भी उस तरीके से तूफान या कह सकते हैं बर्बादी लेकर नहीं आती हैं जिस तरीके से उत्तर बिहार की नदियां लाती है। जब बाढ़ आती है तो फिर लंबे अंतराल तक बाढ़ चलती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से मानसून ने पहले दस्तक दी है, प्रशासन और जल संसाधन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि लाख दावे के बावजूद पूरे कोरोना काल में जो काम की गति होनी चाहिए थी वो गति देखने को नहीं मिली है। तटबंध के मरम्मती का काम हो, चाहे तटबंध के सफाई का काम हो, या तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए जो फ्लड फाइटिंग का काम होता है वो काम हो, सारे कामों को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं टेंडर प्रोसेस से लेके और तटबंध के मरम्मती तक के लिए जो काम की जो टेंडर निकाला गया या जो काम की व्यवस्थाएं की गई थी, उसमें ये देखा गया है कि समय पर काम पूरा नहीं हुआ और उसका खामियाजा अभी गोपालगंज और मोतिहारी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, अब और बारिश का असर रेल परिचालन पर भी पड़ा है। जी हाँ, बिहार में अगर हम बात करें तो जमालपुर भागलपुर रेलखंड में जिस तरीके से रेल के पटरी के नीचे से मिट्टी बह गया है, उस वजह से कल देर शाम से ही यातायात पूरी तौर पर बाधित है। आज देर शाम तक स्थिति समान होने की है, लेकिन ये एक बड़ी समस्या बिहार में इन दिनों देखने को मिल रही है। मानसी सहरसा मानसी रेलवे ट्रैक पे और जमालपुर भागलपुर रेलवे ट्रैक, ये 2 ट्रैक ऐसे हैं बिहार में जहां पिछले 2-3 वर्षों से जब कभी भी तेज बारिश होती है तो मिट्टी पटरी के नीचे से मिट्टी बह जाती है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसको लगता है कि जो इंजीनियर हैं, रेलवे के इंजीनियर हैं, उनको विशेष तौर पे अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसी रेलवे ट्रैक का जो नया चौड़ीकरण किया गया है, डबल चौड़ीकरण किया गया है, उसमें ये देखा जा रहा है कि जैसी बारिश होती है माटी पूरे तौर पर निकल जाता है। उसमें घास लगाने का काम या पहले जिस तरीके से इस पर काम होता था वो जो एक सिस्टम था पूरा कि रेलवे के दोनों तरफ पटरी पर अगर लगाया जाता है तो दोनों तरफ घास लगाए जाते हैं, बेहतर तरीके से स्लोप देते हैं, जहाँ से मिट्टी कटाव की संभावना है वहाँ पे पानी निकालने के लिए एक जगह स्पेस दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो इस रेलवे ट्रैक या सड़कों के निर्माण में भी जिनको प्रमुखता से जिन पर कह सकते हैं कि पूरे निर्माण कार्य में ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस पर लगता है कि कहीं के इंजीनियर अब उस चीज़ों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि आज महत्वपूर्ण रेलखंड पिछले 14 घंटे से 15 घंटे से अधिक समय से पूरी तौर पर ठप है। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं एक घूसखोर दरोगा जी को बालू माफिया से पैसा लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं और 60,000 रुपया वो कैश ले रहे थे जब निगरानी की टीम ने कल देर रात उन्हें गिरफ्तार किया है। साथ साथ उनके साथ एक सिपाही भी गिरफ्तार हुआ है। निगरानी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन जो आरोप है वो आरोप संगीन है कि बालू माफिया से इनका साठगांठ था और उसी में ये ट्रैप हुए। मतलब बालू माफिया से दूरी भी बनाए रखने की ज़रूरत थी और इस तरीके से नेटवर्क से दूर रहने की ज़रूरत थी, लेकिन खुद फंस गए थानेदार साहब। दीदारगंज के ये थानेदार साहब हैं, खुद फंस गए और ट्रैप हो गया और अब इनके खिलाफ जेल तो जाएंगे ही जाएंगे। अवैध तरीके से अगर संपत्ति इन्होंने अर्जित की होगी तो उसकी भी जांच होगी। चलिए, हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, क्या है पूरे मामला, कैसे ये दरोगा जी ट्रैप हो गए? देखिए, निगरानी को इस बात की सूचना मिली थी कि जो टोल प्लाजा है दीदारगंज में, टोल प्लाजा से लगातार जो अवैध बालू की ढुलाई होती है उस ढुलाई में पुलिसकर्मियों के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की सत्यता की जांच की गई है, जांच के लिए एक टीम बनाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे मामले में एक शिकायतकर्ता भी निगरानी के पास आया और उसने इस पूरे मामले की जानकारी दी। तो कल
4 बजे के बाद से निगरानी की टीम टोल प्लाजा पे थी। निगरानी की टीम ने सबसे पहले उस सिपाही की को पहचाना और उसको गिरफ्तार किया, और उसी की निशानदेही पर, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ डील कर रहा था, दूसरा व्यक्ति वहाँ पैसा दे रहा था, उसी की निशानदेही पर निगरानी की दूसरी टीम सुरेंद्र कुमार जमुआर के नेतृत्व में वहां गई और वहां 7,000 रुपया देते दीदारगंज थाना प्रभारी को रंगे हाथ उनके केबिन में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद दोनों को लेकर निगरानी की टीम निगरानी थाने आ गई। फिलहाल देर रात तक इनके आवास पर रेड चल रहा था बजरंगीपुरी में, जिसका अपडेट आज आने की संभावना है। लेकिन जो सूत्र बता पा रहे हैं संतोष जी, वहां से जमीन और कुछ के कागजात, फ्लैट के कागजात और कुछ कैश भी बरामद हुए। फिलहाल निगरानी की टीम आज पूरे मामले का खुलासा करेगी, लेकिन कहीं न कहीं बहुत दिनों के बाद बालू माफिया या कह सकते हैं माफियाओं से शराब माफियाओं से पैसा लेने केबिन के अंदर पकड़े गए हैं थाना प्रभारी। और जो सूत्र कल हमने लगातार लोगों से बातचीत की, उनका कहना था इसकी शिकायत काफी दिनों से बड़े अधिकारियों को जा रही थी और शायद उसी का परिणाम था कि आखिरकार निगरानी के ट्रैक में राजेश कुमार आ गए हैं। फिलहाल जो नए बैच के दरोगा हैं, फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है और आज निगरानी की टीम पूरे मामले का खुलासा करेगी कि उनके आवास में कितने पैसे मिले और क्या संपत्ति का ब्यौरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े हुए थे। और अब जरा मुंगेर से एक और खबर आ रही लापरवाही का अब तक। जी हाँ, खबर यह है कि वहाँ एक कैदी की मौत हो गई है और सीधे तौर पर परिजन आरोप लगा रहे हैं स्थानीय प्रशासन पर कि उनकी मतलब जो कैदी के प्रति उनका जो भाव होना चाहिए, जिस तरीके से वो बीमार थे और वो बीमारी के बावजूद उनका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इस वजह से उसकी मौत हो गई है। कैदी के परिजनों का क्या कहना है ज़रा आप भी सुनिए, फिर हम दूसरी खबर पर बढ़ेंगे। तो कैदी बताया कि हमारे माने लैट्रिन नहीं उतर रहा है 3 दिन से। अच्छा। और गैस बना हुआ है। अच्छा। तो उसी का दवा लिख करके दे रहे थे, तो रात में भी दिए, कल भी दिए। हाँ। पूरे रात हम लोग भी परेशान रहे। तो डॉक्टर लोग उसको देख रेख कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, मैडम लोग कर रहे थे। अब आए कल शाम 8 बजे, वो 3 बजे यहाँ आया, हम लोग का खबर किया, हम लोग यहाँ पर ही आए। 7:30 बजे आ गए, बोला कि दीदी हमको कुछ ना है, गैस है, अब बाथरूम ना हो रहा, डॉक्टर का खबर लगाए। चलिए, अब बैंक लूट की इनसाइड स्टोरी। जी हाँ, बिहार के सबसे बड़े बैंक लूट की इनसाइड स्टोरी क्या है, ज़रा आप भी इसको आपको जानकारी होनी चाहिए कि देखिए कि कितना बड़ा अपराध क्यों ना हो, अपराधी कुछ न कुछ ऐसी गलती करती है जिस वजह से वो पकड़ा जाता है। और अगर पुलिस सजग हो, इंटेलिजेंट हो, तो बड़े से बड़े अपराध का भी भंडाफोड़ हो सकता है। अधिकांश पैसे बरामद हो चुके हैं और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली 3 जिलों में जो बैंक की डकैती की घटना को अंजाम दिया है उसका भी खुलासा हो गया है। हम पंकज तक जाएंगे, लेकिन पहले ज़रा इनसाइड स्टोरी अपने हम दर्शकों को बता दें कि ये क्लू मिला कैसे। देखिए, 1 तारीख को एक पति पत्नी पहुंचती है उसी बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए। उस अकाउंट खुलाने के दौरान जो बातचीत हुई, इसमें आधार कार्ड उन्होंने दिया, मोबाइल नंबर दिया। फिर वो 1 तारीख के बाद वो 5 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख लगातार वो बैंक में रेकी करने के लिए आ रहा था और उसके बाद फिर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को 1 तारीख बैंक के स्टाफ के माध्यम से जब पूछताछ, जब सारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जब एसटीएफ की टीम ने पूरा वीडियो फुटेज देखना शुरू किया 1 सप्ताह पहले से, तो उसमें वो आइडेंटिफाई हुआ कि एक व्यक्ति है जो अकाउंट खुलवाने के लिए आया, वो लगातार आ रहा था बैंक। उसके उस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद वो सारी चीज़ें सामने आए और इतने बड़े गैंग का खुलासा हो गया। जरा इस खुलासे के बाद हाजीपुर के एसपी क्या कह रहे हैं जरा ये सुनिए, फिर हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे और उनसे भी इनसाइड स्टोरी के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एसपी क्या कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। अंतर्गत चरवा में HDFC बैंक में उस घटना का उद्भेदन किया गया है। घटना के उद्भेदन के साथ साथ समीपवर्ती जिले समस्तीपुर की भी अन्य घटनाओं में इसी गैंग ने मुजफ्फरपुर के मनियारी में भी अटैम्प्ट किया था, जिस संबंध में संबंधित कांड दर्ज हैं। सभी को जिले में एक साथ हुआ है। गैंग ने अपनी संलिप्तता इन कांडों में स्वीकारी है। हमारे पास सबूत मिले हैं कि सेम गैंग
सभी उन्हीं लोगों ने सारे क्राइम्स किए थे। जो जैसा मैं बताया था कि जड़वा में लूट का केस दर्ज किया गया था। जब हम लोगों ने अपराध शैली का पता किया, मानवीय आसूचना इन तकनीकी आसूचनाओं के बल पे हमने इस केस को क्रैक किया। कुल मिलाकर के अभी 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से कि 2 ओम प्रकाश एवं अरमान, जो 5 लोग घटना में मुख्य रूप से शामिल हुए थे, एकदम सामने थे हमारी घटना में, वैशाली जिला अंतर्गत घटना में, उनकी भी अरेस्टिंग की गई है। इसके अतिरिक्त समस्तीपुर जिला अंतर्गत ताजपुर में जो बैंक लूट हुई थी, विक्रम बांधे में लूट हुई थी मुफस्सिल थाना में, उसमें इन दोनों के अलावा एक अपराधकर्मी जो राजीव था उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। और कुल मिलाकर के 93,19,500 रुपया बरामद हुआ है लूट में से, जिसमें से वैशाली जिला JFC बैंक का 88,65,000 है और जो अन्य रुपया है वो समस्तीपुर जिला के 2 बैंक लूट का है। मुजफ्फरपुर में समय रहते सजगता के कारण घटना नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें लूट नहीं हुई थी। ये पूरा ऑपरेशन वैशाली जिला पुलिस, समस्तीपुर जिला पुलिस, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस एवं STF के टीम्स ने साथ मिलकर किया है एवं कोऑर्डिनेशन की वजह से हम लोगों को ये सफलता मिली है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों का पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास हमारे पास मौजूद है। जो लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी है। अरेस्ट किए हुए में जैसा मैंने बताया मुख्य अभियुक्त हैं। हमारे साथ पंकज हाजीपुर से मौजूद है। पंकज, इस पूरे खुलासे के पीछे का जरा हम चाहेंगे कि इनसाइड स्टोरी क्या है। हमने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से 1 तारीख को वो पत्नी के साथ आता है और ATM को लेकर, मतलब बैंक में खाता खोलने को लेकर अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर देता है और उसी क्लू के आधार पर पुलिस यहाँ तक पहुँची है। और क्या है इस पूरे खुलासे के पीछे का इनसाइड स्टोरी? लगता है पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा। फिर हम पंकज से ये बात जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे लूट कांड का, देखिए लूट कांड को अंजाम ये वही लुटेरे हैं जो समस्तीपुर में भी बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया था। ये वही लुटेरे हैं जो मनियारी मुजफ्फरपुर में लूट की कोशिश किए और मतलब और सभी जगह एक ही कपड़े का इस्तेमाल उन्होंने किया, शर्ट का। लेकिन कपड़े की वजह से इन लोगों की पहचान नहीं हुई। ये सारे इतने बड़े शातिर अपराधी थे कि कोई बड़ा इनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। लेकिन गैंग इस तरीके से बनाया था कि और रेकी करते थे, 10-10 दिन 15-15 दिन बैंक की रेकी करते थे कि कहाँ किस बैंक में डकैती करें। और उसी में हाजीपुर के इस SDSP बैंक का उन्होंने रेकिंग करने के दौरान पहुँचा जहाँ कोई सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। बीच बाजार में होते हुए भी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था और 1 करोड़ से अधिक की राशि, बिहार की सबसे बड़ी बैंक लूट की ये घटना घटी है। और हमें लगता है कि उसी तरीके से ये भी एक पहला मसला है जिसमें पुलिस इस तरीके से एक कदम, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इस अंजाम तक अनुसंधान को आगे बढ़ाया कि जो मुख्य आरोपी थे उन तक पुलिस पहुंच पाई। पंकज, इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो इसके पीछे का इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे पुलिस को कामयाबी मिली है? देखिए, जो इस गैंग का मास्टरमाइंड मोहम्मद अरमान बताया जा रहा है, उसका ससुराल जस्ट बैंक के पास ही है, सदुल्लापुर। वहीं पे उसकी पत्नी पूरा लाइनर का काम किया था बैंक का, कि किस तरह से बैंक में कब लोग आता है, कब जाता है, कब खुलता है। तो मोहम्मद अरमान की पत्नी जो अजमेरी बताई जा रही है, अजमेरी खातून, ये पूरा प्लानिंग रचा था और पति पत्नी ने मिलकर ही इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया था। ये इतना बड़ा रकम लुटा था, तो पत्नी का मेन इसमें रोल था, जो लाइनर का काम करके बैंक की हर गतिविधि को बताया, उसके बाद जाकर किस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो जिस तरह से वैशाली एसपी ने बताया कि घटना के मध्य कुछ ही देर के बाद पूरे गैंग तक पहुंचने का सबूत मिल गया था पुलिस को कि आखिर जो घटना का अंजाम दिया गया है इसका मेन सरगना कौन है। तो फर्स्ट दिन ही महिला को उठा लिया गया था, मोहम्मद अरमान की पत्नी को उठा लिया गया था, अजमेरी खातून को। उसके आधार पे पूछताछ किया गया, तब जाकर के पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ। लेकिन रकम बरामद नहीं हो रहा था, जिसके चलते पुलिस को विलंब थोड़ा लगा। लेकिन गैंग तक पहुंच गया था, जिस दिन घटना हुआ था उसी दिन पहुंच गया था गैंग तक। तो सभी लोग जो रुपये लूटे थे 1,19,00,000 रुपया, तो ये आपस में बांट भी लिया था पैसा को। किसी के पास 25 लाख था, किसी के पास 27 लाख था। तो रकम का भी बंटवारा हो गया था। तो रकम बंटवारा होने के बाद उस रकम तक पहुंचना पुलिस को जरूरी था, क्योंकि रकम की रिकवरी बहुत बड़े मायने रखता है। तो पुलिस ने लगातार छापामारी करके
सकरा के रहने वाला है मोहम्मद अरमान, और उसी के जब मोहम्मद अरमान को उठाया गया उसके बाद परत दर परत पूरा चलिए पर्दाफाश हो गया। पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंकज मौजूद थे जो बता रहे थे कि इस बैंक लूट का इनसाइड स्टोरी क्या है। तो समझ सकते हैं कि पुलिस में अगर इच्छा शक्ति हो तो आज की तारीख में भी एक से एक अपराध का खुलासा पुलिस कर सकती है। इतनी क्षमता अभी भी बिहार पुलिस के अंदर में है। पुलिस इतनी इच्छा है, अगर चाहे तो किसी भी मामले को क्रैक कर सकती है। चलिए।